इतिहास के पन्नों में खाना बदोश जीवन की झलक मिलती है। रेगिस्तानी किलों की रक्षा प्रणालियां समय के साथ विकसित हुईं। विशाल शुष्क क्षेत्रों में संस्कृति का संरक्षण एक चुनौती रही। फिर भी यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना करें। 50,000 सैनिक, 10,000 घोड़े और चिलचिलाती धूप वाला एक एकदम अंतहीन रेगिस्तान है। जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। बिल्कुल। और अगर रास्ते में मिलने वाला एक भी कुआं सूखा निकल जाए ना, तो दुश्मन की तलवार का सामना करने से पहले ही आधी सेना प्यासे दम तोड़ देगी। हाँ, वो तो है। जब भी हम ऐतिहासिक युद्धों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर घुड़सवारों के वो भव्य हमले और चमकती तलवारें ही आती हैं। एकदम फिल्मों वाले दृश्य। हाँ, वही। लेकिन आज हमारे पास ऐतिहासिक तस्वीरों, स्केच और दृश्य कलाकृतियों का जो शानदार संग्रह है ना, वो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल। वो साबित करता है कि प्राचीन युद्धों में सबसे घातक हथियार कोई लोहे का ब्लेड नहीं था, बल्कि वो लॉजिस्टिक्स था, मतलब रसद का प्रबंधन। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आज के इस गहन अध्ययन में सीधे गोता लगाते हैं। मुझे ये विषय बहुत पसंद है। आज हमारा मिशन इन खामोश दृश्यों को डिकोड करना है। हम समझेंगे कि प्राचीन काल की खुरदरी दीवारों से लेकर आधुनिक युद्ध के धुएं तक असल में युद्ध कैसे लड़े जाते थे। और देखिए, ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दृश्य हमें इतिहास की उन रोमांटिक कहानियों से बाहर निकालते हैं। मतलब वो जो बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। हाँ, ये हमें उस कठोर जमीनी हकीकत में ले जाते हैं। हमारे पास जो शुरुआती चित्र है, जैसे खजूर के पेड़ों के पास लगा अरब शिविर। हाँ, वो तस्वीर नंबर 3। सही कहा। या फिर तारों के नीचे मशाल लिए रास्ता खोजता एक अकेला व्यक्ति। ये सिर्फ खूबसूरत कलाकृतियां नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक बहुत विशाल और जटिल आपूर्ति श्रृंखला के ब्लूप्रिंट है। मतलब पूरी की पूरी सप्लाई चेन। समझ रहा हूँ। अगर आप किसी बड़े साम्राज्य को जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको वहां के भूगोल को हराना होगा। अरे, यही बात मुझे तस्वीर नंबर 22 को देखकर हैरान कर रही थी। ऊंटों के कारवां वाली तस्वीर। हाँ, बिल्कुल वही, जिसमें ऊंटों का एक लंबा कारवां रेत पर अपनी लंबी परछाइयां छोड़ रहा है। अगर हम आज के समय के हिसाब से सोचें तो ये ऐसा है जैसे बिना पक्की सड़कों, ट्रकों या रेफ्रिजरेशन के आप अमेज़न का एक पूरा डिलीवरी नेटवर्क चला रहे हों, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच। हाँ, मेरा मतलब है अगर आपके पास 10,000 घोड़े हैं तो उनका पेट भरना और उन्हें प्यास से बचाना कितना मुश्किल होता होगा। देखिए, ये एक भयानक गणितीय दुष्स्वप्न था। गणितीय दुष्स्वप्न मतलब? मैं समझाती हूँ। भीषण गर्मी में एक युद्ध के घोड़े को हर दिन कम से कम 30 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बाप रे, एक दिन में 40 लीटर? बिल्कुल। अब आप इसे 10,000 घोड़ों और 50,000 सैनिकों से गुणा कर लीजिए। तो ये तो हर दिन लाखों लीटर पानी हो गया। हाँ, आपको हर दिन लाखों लीटर पानी चाहिए। और समस्या ये है कि आप इस पानी को बैलगाड़ियों या घोड़ों की गाड़ियों में खींचकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन गाड़ियों को खींचने वाले जानवरों को भी पानी चाहिए होगा। एकदम सही पकड़े। उन जानवरों को भी फिर अपने लिए उतना ही अतिरिक्त पानी चाहिए होगा। अरे हाँ, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जितना ज्यादा पानी ले जाएंगे, उसे ढोने के लिए उतने ही जानवर चाहिए। और उन जानवरों को फिर और पानी चाहिए। ये तो लॉजिस्टिक्स का एकदम डेड एंड लगता है। बिल्कुल डेड एंड है। तो फिर इतनी बड़ी सेनाएं रेगिस्तान को पार कैसे करती थी? मतलब ये तो नामुमकिन सा लग रहा है। इसी वजह से रेगिस्तानी अभियानों में ऊंटों का इस्तेमाल एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, ऊंट? हाँ, जो अरब शिविर वाली तस्वीर हम देख रहे हैं ना, वो ऊंटों के जीव विज्ञान के बिना संभव ही नहीं थी। क्योंकि वे पानी बचाकर रख सकते हैं। बिल्कुल। ऊंट अपने शरीर में पानी का संरक्षण कर सकते हैं। उन्हें घोड़ों की तुलना में बहुत कम पानी चाहिए होता है। और वे रेतीले रास्तों पर भारी वजन भी ढो सकते हैं। सही कहा। तो ये सिर्फ जानवरों का चुनाव नहीं था, ये उस समय के हिसाब से सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग था। मतलब सेना की गति और दिशा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती थी कि अगला ओएसिस या कुआं कहाँ है। 100% पानी ही रास्ता तय करता था। तो अगर दुश्मन को आपकी दिशा का अंदाजा हो जाए और वो उस कुएं को मिट्टी से भर दे या उसमें जहर मिला दे तो
तो पूरी की पूरी सेना बिना एक भी तीर चलाए रेगिस्तान में दफन हो सकती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। है ना? और हमारे पास जो एक और चित्र है जिसमें रात के समय बेडौइन लोग अपने रंगीन तंबुओं के बाहर अलाव जलाकर बैठे हैं, हाँ, मुझे याद है। वो सिर्फ ठंड से बचने का दृश्य नहीं है। तो फिर वहां आग क्यों जलाई गई है? देखिए, जब आप ऐसी वीरान और खौफनाक जगह पर होते हैं जहां दिन में तापमान उबाल मारने वाला और रात में जमा देने वाला होता है, तो सैनिकों का मनोबल बहुत टूट जाता है। हाँ, थकान और डर तो होता ही होगा। बिल्कुल, उनका मनोबल एक बहुत नाजुक धागे से बंधा होता है। वो अलाव उस मनोवैज्ञानिक जुड़ाव का केंद्र था। मतलब सब साथ बैठकर बातें करते होंगे। हाँ, कहानियों और साथीपन के जरिए उन्हें अगले दिन फिर से मार्च करने की ताकत मिलती थी। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वह यह है कि रेगिस्तान ने ही इन सेनाओं को इतना कठोर और अनुशासित बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, क्या? इस निर्दयी रेगिस्तान को पार करने और मौत को चकमा देने के बाद इन सैनिकों को इनाम में क्या मिलता था? एक और मौत का कुआं। बिल्कुल, क्योंकि अब उनका सामना एक ऐसी चुनौती से होता था जो पूरी तरह से गणित और भौतिक विज्ञान का बुरा सपना था। आप किले की दीवारों की बात कर रहे हैं? हाँ, किले की एक सीधी खड़ी अभेद्य पत्थर की दीवार। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एकदम। जब सेनाएं किसी किले तक पहुंचती थीं, तो युद्ध के नियम पूरी तरह से बदल जाते थे। कैसे? खुले मैदान की गति और घुड़सवारी की जगह अब इंजीनियरिंग और भौतिकी ले लेते थे। घेराबंदी क्या थी? हाँ, हमारे स्रोतों में जो घेराबंदी या सीज के हथियारों की तस्वीरें हैं,